अच्छा जी जनाब, हम करते हैं अपनी खबरें शुरू। तो हम आपको बताते हैं जी, पहली खबरें जो है वो तो हमारे जनती ट्रूडो साहब से शुरू होती हैं, जाहिर है। माफी मांगी उन्होंने। हाँ, ट्रूडो साहब जो है ना वो आज जरा भड़के हुए थे। उसकी वजह ये है कि वो जो एल्बर्टा में जो उनकी प्रीमियर है ना, डैनियल स्मिथ, वो अब एक नया सॉवरेनिटी लॉ लेकर आ रही हैं, जिसकी वजह से वो लेजिस्लेशंस जो हैं उनके ऊपर अमल करने की उनको ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद से जो है इतने शक्तिशाली हो जाएगी इनकी कैबिनेट के अपने डिसीजंस जो है। हाँ, एल्बर्टा में नहीं, क्वेबेक की तरह। हाँ, क्यूबेक की तरह, यस। तो ये अपने डिसीजंस खुद ले सकेंगे। अच्छा, इसके ऊपर आज जब ये अपने लिबरल कॉकस में ट्रूडो साहब जा रहे थे मीटिंग के लिए, तो उनसे पूछा गया, रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप क्या इसके ऊपर कहना चाहते हैं। वो कहते हैं हम एल्बर्टा के साथ कोई लड़ाई तो नहीं लेना चाहते, जाहिर है, क्योंकि हम तो वी विल कंटिन्यू वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ एल्बर्टा, लेकिन जो है हमने सब कुछ जो है एवरीथिंग इज़ ऑन द टेबल। हम देखना चाहते हैं कि ये अपनी ये पावर्स जो है स्पेशल, ये प्रीमियर कैसे यूज़ करना चाहते हैं और ये इसको किस तरफ लेके जाएंगे। ये जो सॉवरेनिटी एक्ट ये लेकर आई हैं उसमें ये इसको कैसे लेके जाना चाहती हैं। अच्छा, अब ये जो डैनियल स्मिथ है, इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कहती हैं जी कि ट्रूडो साहब ने ये कह तो दिया है कि हम जी देखेंगे एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, लेकिन एल्बर्टा के अंदर लोगों ने बड़ा सफ़र किया है और उनके काम जो हैं वो वक्त पे नहीं होते हैं। तो एज अ रिजल्ट अगर हमको, यानी कि बेसिकली रेड टेप को काटने के लिए अगर हमको कुछ डिसीजन जो है हमें अपने लेवल पे लेने पड़ेंगे तो हम ज़रूर लेंगे, फिर हम उसके लिए जो है किसी की वो नहीं करेंगे। तो अब ये फंडिंग है, गवर्नमेंट फंडिंग है, उसके लिए क्या वो भी मना कर देंगे उसके लिए? हाँ, नहीं, वो तो फटाफट ज़्यादा चाहिए होगी ना, बल्कि हाँ, तो बस वो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास आएंगे। वो आएंगे। अच्छी बात। हाँ, लेकिन वो कहते हैं जी दूसरी चीज़ें जो है हमारी बड़ी, उन्होंने कहा जी हमारी बड़ी पेनफुल हिस्ट्री है। अब वो पेनफुल हिस्ट्री क्या है वो अब पूछना पड़ेगा मैडम से ना। अच्छा। तो उसके बाद जो है, तो ये आज ज़रा थोड़ी सी टसल रही अल्बर्टा की गवर्नमेंट और यानी उनके कमेंट्स और जो ट्रूडो साहब के कमेंट्स थे उसके ऊपर। अच्छा जनाब, आज तो चौंका देने वाली खबरें आई हैं ओंटारियो में, जो कि यहाँ पे ऑडिटर जनरल बॉनी लिसिक जो है उन्होंने जो वो लेकर आई हैं सारे $80 मिलियन मंगते रह गए थे। मिलियंस ऑफ डॉलर जड़े ने वो ज़ाया कर देते हैं ना जी। ये देखो जी की हो रहा है माजिद भाई, आपके रहते हुए क्या हो रहा है इस मुल्क में, देख लें। अच्छा जी, इनकी आज जो है ऑडिटर जनरल साहबा की आज ये रिपोर्ट जो आई है, वो कहते हैं जी 38% जो है कोविड-19 वैक्सीन जो हैं ये तक ज़ाया कर दी हैं ओंटारियो गवर्नमेंट ने बिटवीन फरवरी टू जून, क्योंकि उनको लग रहा था कि जी हमारे शॉर्टेज हो जाएगी। वो शॉर्टेज के चक्कर में उन्होंने बेतहाशा ज़्यादा मंगवा ली, उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा जो आई वो अब फिर वो एक्सपायर हो गई। तो ओवरऑल जो वेस्टेज है 9%, यानी कि 3.4% डोजेज जो थे इन्होंने यूज़ ही नहीं किए, जो कि वेस्ट कर दिए गए। और वो कहते हैं जी एक जो प्राइवेट कंपनी है उसने तो 57% वेस्ट किया बिटवीन मई 57%। अब देखें जरा, किसी गरीब मुल्क को दे देते यार, बिटवीन मई 2021 से मई 2022 के बीच में। और ओंटारियो गवर्नमेंट जो है उसने कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की कि भाई ये क्या हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी बॉनी लिसिक ने कि ये जो बुकिंग सिस्टम था ये भी इंतहाई बैडली और हैपहाज़र्ड तरीके से किया गया था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना पोर्टल खोला, पब्लिक हेल्थ यूनिट्स ने अपने खोले, फार्मेसीज और हॉस्पिटल्स ने अपने खोले, उसकी वजह से जो है मल्टीपल बुकिंग्स हुई। तो यानी कि 227,000 डबल बुकिंग्स की वजह से नो शोज रहे। तो वो 227 ने लगवा तो लिए, मगर ये कि वो अदर जगहों पे, दूसरी जगहों पे नो शोज थे, तो वो जी वो जाए, मतलब दूसरों को चांस नहीं मिला ना, फिर वो वैसे हुआ जी इनमें 2021। इसके अलावा वो कहते हैं जी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने अपना जो है कहा था कि हम अपना ट्रैक करेंगे सिस्टम। 2014 से वो कह रहे हैं कि हम ये जो स्टूडेंट वैक्सीनेशन है इसको हम ट्रैक करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी आज तक वो दिन और आज का दिन 2014 से लेके अब तक कोई वो सिस्टम इन प्लेस नहीं किया। इतने पैसे ज़ाया कर दिए, वो सिस्टम जो था इन प्लेस किया जा सकता था। इसके अलावा जी बॉनी लिसिक ने कहा है कि एवरेज जो ऑटो इंश्योरेंस है ओंटारियो में 14%। उसको और थोड़ा सा एक और चीज़ रह गई उसमें कि जो ऑडिटर जनरल ने कहा है कि पीपीई जो है पर्सनल प्रोटेक्शन, हाँ जी वो आएंगे, वो अभी आ रहे हैं, वो साइड जो है $66 मिलियन वर्थ का उन्होंने वेस्ट किया, वो भी वेस्ट किया। हाँ जी वो आ रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ऑटो इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने कहा जी कि 14% ओंटारियो के अंदर ऊपर चला गया है 2017 और 2021 के बीच में। यहाँ तक के There is definitely something wrong there, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2017 से लेके अब तक जो है वो 14% राइज है। It has gone much beyond 14%. Yes, I don't also believe this. लेकिन उन्होंने जो एक बात की, उन्होंने कहा कि ओंटारियो को सस्कैचुअन और बीसी जो है उसके जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है वो फॉलो करने चाहिए हैं। और उन्होंने कहा जी कि क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक बंदा जो सेम गाड़ी चला रहा है लंदन के अंदर, लंदन ओंटारियो के अंदर चला रहा है, वो तकरीबन $1,200 पर ईयर दे रहा है इंश्योरेंस। वही बंदा अगर सेम मॉडल सेम गाड़ी जो है अगर ब्रैम्पटन में चला रहा है तो $3,350 पर ईयर दे रहा है।
तो ये जो है, ये भी जो है इसके अंदर डिस्पैरिटी है, और इसके लिए गवर्नमेंट कोई रेगुलेटर को कुछ नहीं कह रही कि इसके ऊपर आपको जोर लगाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी पीपीईज के बारे में कहा जी, इन्होंने क्या किया जी कि ले ली है चीजें जो वो डाले, कॉन्ट्रैक्ट्स डाले, वो अपने डोमेस्टिक लोगों के साथ भी डाले, फिर दूसरी कंपनियों के साथ भी डाले, जैसे कि 3M कनाडा के साथ डाले, और इतनी ज्यादा चीजें ले ली कि 66 मिलियन ऑफ पीपीई जो उन्होंने परचेज किए थे वो इनको डिस्पोज ऑफ करने पड़े, क्योंकि वो $66 मिलियन डॉलर्स के, तो क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो गए या एक्सपायर हो गए, और ये इन्होंने कहा जी कि हम फटाफट बस जो है स्टॉक करने की कोशिश करें, ये भी और सैनिटाइजर्स भी, और इन्होंने कोई क्वालिटी नहीं देखी। एज अ रिजल्ट कुछ जो थे वो एक्सेप्टेबल थे, कुछ एक्सेप्टेबल नहीं थे। इसके अलावा इन्होंने जो पीपीईज थे वो इन्होंने उसके लिए वेयर हाउस जो था, 1-2 वेयर हाउस जो थे वो भी इन्होंने किए थे, रेंट किए थे। उन 2 वेयर हाउसेज को $3.8 मिलियन इन्होंने दिए जून 2021 से मार्च 2022 के बीच में। इसके अलावा इन्होंने जो N95 100 मिलियन N95 जो लिए थे वर्थ $81 मिलियन, वो अब मार्च 2030 में एक्सपायर हो जाएंगे, तो ये वेस्ट जाएगा। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि इन्होंने 3M के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो फर्दर $98.8 मिलियन का था फॉर 5 years। लाइक मिलियंस एंड मिलियंस आर नथिंग, वेस्टेड। और वो कह रहे हैं जी कि इसके अंदर जो हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्ट्रीज जो थी वो अलग-अलग जो हैं, इसके अलावा वो टेस्टिंग कर रहे थे और वो कह रहे थे लोगों को, तो उसके अंदर कितना ज़्यादा वेस्ट हुआ। यानी एक कोई पोर्टल नहीं था जो कि कंसोलिडेटेड, के जो एक ही जगह के ऊपर सारे लोग आते, सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस आती, नहीं जी, अलग-अलग दी गई। और वो कहते हैं जी कि इसके बीच में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कोई ये नहीं बता रहे थे कि किन किन लोकेशंस पे, एक ही कोई अदारा बताता कि किधर जाना है, किधर आपने करना है। कहते हैं जी ये जो आपने कॉन्ट्रैक्टेड वेंडर्स लिए हुए थे अलग-अलग जगहों पे, जिसके के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हेल्थ जो है वो अलग-अलग वो जगह आपको भेज रही थी लोगों को, इसके ऊपर आपने जाया कर दिए $18.7 मिलियन। तो अब आप देख लें कि ये फिर मतलब है तुसी इंफ्रास्ट्रक्चर उत्ते की करना है जी, फिर तां ही तुसी कतर दी तरह दा स्टेडियम नहीं बना सकते भैन, ये तो थोड़ी हालत है। अच्छा जनाब, टोरंटो के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ हैं डॉक्टर एलीन डिविला, उन्होंने कहा है कि फ्लू सीजन आ गया है और फ्लू का शॉट लगवा लें। जिन्होंने नहीं लगवाया वो बहुत सफर करेंगे, उनका हशर देखे क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि ये जो सीजन है इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लू वायरस फैल चुका है, तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस जो है वो वैक्सीनेशन है, तो आप फ्लू शॉट लगवाएं। और वो कह रहे हैं कि इस दफा जो पॉजिटिविटी रेट है टोरंटो के अंदर वो 8.1% जो है वो लास्ट वीक था, और अब 10.5% इस वीक में हो गया है, तो ऊपर जाता जा रहा है। और वो कहते हैं कि अगर जो है पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर आए तो इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंजा इज़ हियर टू स्टे, तो इसलिए जो है ये काफ़ी ख़तरनाक है और लोग इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। स्टैट्स कनाडा की ये खबर आई है जी कि 2.8 मिलियन जो है वो लेस कम्यूट्स किए गए थे 2021 में कंपेयर टू 2026। उसकी वजह वो कहते हैं जी कोविड-19 था, जिसकी वजह से लोग जो है ड्राइविंग लेस कर रहे थे, घर से ज़्यादा काम कर रहे थे, ज़्यादातर ट्रांजिट ले रहे थे, वॉक कर रहे थे, बाइसिकल्स ले रहे थे, और उसकी वजह से जो है ये ट्रांजिट ने भी काफ़ी सफ़र किया। वो कह रहे हैं जी कि जो है क्योंकि कुछ लोग जो है वैसे भी क्योंकि ज़्यादा काम कर रहे थे घर से, तो इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी कम यूज़ ही किया गया, हालांकि वो यूज़ कर रहे थे फिर भी। तो 7.7% ऑफ ऑल वर्कर्स जो हैं वो लेस उन्होंने किया ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो था कोविड का जो पीरियड था, कोविड-19 2021 से लेके तो अब तक। तो इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि वैसे तो 1.3 मिलियन माइग्रेंट्स भी यहाँ पे आए हैं, तो हमें लग रहा था कि शायद ट्रांजिट ज़्यादा यूज़ होएगी, लेकिन चूँकि एक तो काम नहीं था, जॉब्स नहीं थे, लोग ज़्यादा घर से काम कर रहे थे, तो भी ज़्यादा कम्यूट नहीं हुआ। लेकिन जो वो कहते हैं जी कि एक एम्प्लॉयमेंट जो थी, एम्प्लॉयमेंट हम कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट वो गैप जो है वैसे थोड़ा सा कम हुआ है, तो माइग्रेंट्स के आने से वो तो थोड़ा फ़र्क पड़ा है। फिर भी आप कह रहे हैं जी शॉर्टेज है लेबर की, तो 1.5 मिलियन लेबर की शॉर्टेज है। हाँ जी। तो वो कह रहे हैं जी कि ये जो थी शॉर्टेज, ये जो गैप है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये वैसे 3.2% रहा 2021 में, और 2016 में ये 5% गैप था। तो पैन फिर भी तुसी कह रहे हो शॉर्टेज है, तो मतलब एक ही चल रहे हैं। बहरहाल ऐसे ही ये जो न्यूज़ आई हैं। सेनेटर्स जो हैं जी, उन्होंने आज गवर्नर जनरल मैरी साइमन जो है उनको कहा है कि एक उनके जो कॉलीग हैं सेनेटर डॉन मेरेडिथ, उनको जो ये टाइटल दिया गया है ऑनरेबल का, ये हटा दिया जाए।
आपको पता ही है कि डॉन मेरेडिथ को किया था अपॉइंट सेनेट में ऑन द एडवाइस ऑफ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे स्टीफन हार्पर इन 2010, लेकिन 2017 में जो सेनेट एथिक्स कमेटी थी उन्होंने कहा था जी कि इन्होंने जो कोड ऑफ एथिक्स है वो वायलेट किया, क्योंकि एक 16 साल की बच्ची के साथ इन्होंने रिलेशनशिप्स बनाए थे। हालांकि इन्होंने ये कहा कि हाँ रिलेशनशिप मेरा था, लेकिन 16 साल की उम्र में नहीं था, व्हेन शी टर्न्ड 18 तब मेरा रहा। बहरहाल जी सेनेट ने आज इनको कहा है, मैरी सामन को, कि आपको ट्रूडो साहब की इसके अंदर रजामंदी लेने की जरूरत नहीं है, आप ये डिसीजन खुद ले लें और इनकी तरफ इनके साथ जो ये ऑनरेबल का जो टाइटल है उसको हटा दें। ब्रिटिश कोलंबिया में आज काफ़ी जो है हालात ख़राब रहे। स्नो स्टॉर्म था वहाँ पे, बेशुमार स्कूल्स जो थे आज बंद थे और एडवाइजरीज जारी की गई थी स्टूडेंट्स और स्टाफ को कि भाई आज आप ट्रैवल ना करें, अपने घर में रहें। 151 स्कूल बसेस जो थी उनको आज जो है वो नहीं चल सकी थी। इसके अलावा जो कम्युनिटी स्कूल्स और डे केयर्स भी थे वो भी क्लोज थे और बेशुमार जो फ्लाइट्स थी वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो भी कैंसिल की गई। इसके साथ साथ दूसरी वेदर की जो रिपोर्ट आई है, वेदर नेटवर्क रिपोर्ट, उसके मुताबिक इस साल कनाडा के अंदर बेशुमार जो है सर्दी आएगी, लेकिन दो तरह का सीज़न आएगा। पहले लोगों को लगेगा कि बेशुमार सर्दी है और फिर उसके बाद जो है वो मौसम जो है बिल्कुल जो है वो माइल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जी 2 फेस्ड विंटर के लिए आप इस दफ़ा तैयार रहें। ठीक है जी। तो ये स्ट्रेट 3rd ईयर है कि जिसके के अंदर ये चीज़ें सामने आएंगी और इसको कहते हैं, ये क्लाइमेट पैटर्न जो है इसको लानीना कहते हैं। एसोसिएटेड प्रेस की आज बड़ी दुख देने वाली खबर है और इसके मुताबिक एक औरत जिसकी कि 42 इयर्स एज है, इसको अब न्यूजीलैंड से एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है साउथ कोरिया में, क्योंकि इसके बक्से के अंदर कुछ डिसमेंबर्ड किस्म की बॉडीज़ के पीसेस मिले थे जो कि बताया गया कि ये इसके बच्चों के हैं। 2 बच्चे जो थे उनके बॉडी पार्ट्स जो थे वो मिले थे। ये आज अपीयर हुई थी न्यूजीलैंड के मानुकू डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट के अंदर, जहाँ पे कि इनको 2 काउंट्स ऑफ मर्डर के लिए चार्ज किया गया है और जज जो है उसने इनके ऊपर टेम्पररी ऑर्डर जो है वो लगाया था। न्यूजीलैंड में टेम्पररी ऑर्डर का मतलब है कि ना तो इस औरत की ना जो विक्टिम्स है बच्चे, उनके नाम नहीं ये जाहिर करेंगे, लेकिन चूंकि इनके बच्चों की बॉडी के पार्ट्स इनके सूटकेस में किए गए थे और इनका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो इसके थ्रू इसको साउथ कोरिया में भेजा जा रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर इसको इम्प्रिजनमेंट यहीं पे हो जाती है तो फिर ये 10 साल यहाँ पे रहेगी, लेकिन इसको पैरोल जो है वो दिया जा सकेगा 10 साल के बाद। तो अब देखेंगे क्या होता है। बेल्जियम ने जनाब आज अपनी बिगेस्ट एवर क्रिमिनल ट्रायल जो है वो शुरू की है। आपको पता ही है कि यहाँ पे इसमें ब्रसल्स के अंदर 2016 के अंदर बॉम्बिंग्स हुई थी मेट्रो में और इनके एयरपोर्ट पे, जहाँ पे कि 32 लोगों की डेथ हो गई थी और इसके अंदर उन्होंने जो है तकरीबन 10 लोगों को सस्पेक्ट जो था वो के तौर पे पकड़ा था पुलिस ने। इसमें आज जो एक आदमी सामने आया है उसका नाम अब्दुल सलाम सालेह है, 33 इयर्स इसकी एज है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है ये। और ये इसको पहले भी फ्रांस के अंदर भी एक दूसरे ट्रायल के अंदर 2015 में जो पेरिस के अंदर अटैक्स हुए थे जिसमें कि 130 लोगों की डेथ हो गई थी, उसके अंदर भी इसको जो है वो नॉमिनेट किया गया था। बहरहाल फिर ये भाग गया वहाँ से। इसके अलावा बाकी 9 लोग जो है उनके ऊपर भी अब ट्रायल जो है वो खोली गई है। एक जो इनमें से लड़का था आज, उसामा क्रेम, 30 इयर्स उसकी एज है, उसने कहा कि मैं खड़ा नहीं होऊंगा आज यहाँ पे कोर्ट के अंदर। हालांकि बड़ी हाई सिक्योरिटी और बड़ी इनको लाए गए थे यहाँ पे कि भाई आपके ऊपर केस चलाया जाएगा। बहरहाल अब देखेंगे कि इसके साथ कैसे उसामा के साथ करना है। और जो 10वां था उसामा अतर, वो जो है समझा जा रहा है कि उसको शायद उसको मार दिया गया था सीरिया के अंदर। तो बाकी 9 लोगों को आज लाया गया था सामने, यानी कि पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया बेल्जियम में, इनको पकड़ा, इनको सामने लाए। तो अब इनके ऊपर जो है ट्रायल्स जो हैं अब चलेंगे इसके अंदर, इस केस के अंदर। रॉयटर्स की आज जो सुबह सुबह खबर आई जी, इसने दुनिया के अंदर काफ़ी खलबली मचाई। उसकी वजह यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो एक चाइना के साथ समिट करने जा रहे हैं दिसंबर के महीने में, यानी कि नेक्स्ट मंथ में दिसंबर 9 को, जिसको कि अटेंड करेंगे चाइना के प्रेसिडेंट जो शी हैं। अब आपको पता ही है कि चाइना के साथ यूरोप आजकल बड़ा तपा हुआ है और यूएसए और चाइना के बीच में भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन यूएसए के हिस्टोरिकली बैड है रिलेशंस इवन विद सऊदी अरेबिया। तो अब ये 2 यूरोप के जो वेस्ट के जो एडवर्सरीज हैं वो अगर इधर जमा हो रहे हैं तो यूरोप आज इसके ऊपर बड़ा तपा हुआ है।
तो सऊदी अरेबिया की तरफ से जितने भी कोई अरब कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट में, उनको आज जो है इनवाइट्स भेजे गए हैं। और यूरोप का ये कंसर्न है कि ये अब मिडल ईस्ट में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल जी, ये ना सिर्फ चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी यहाँ पे आएंगे, बल्कि और भी अरब वर्ल्ड के जो डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे, और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे डजन्स ऑफ अग्रीमेंट्स और MOUs जो हैं वो एनर्जी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर साइन किए जाएंगे। Amazing. तो दिस इज इससे जो है US का एंड सऊदी अरेबिया का जो है ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। और वो ऑलरेडी भी है, आपको पता ही है, उसी दिन से खराब चल रहे थे जब MBS को उन्होंने कहा था कि आप अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो उसने कहा था जी OPEC प्लस के मैं अगेंस्ट तो नहीं जा सकता, तो हम नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि तो मैं कुछ देखूंगा। लेकिन जैसे ही वो वहां से गए उन्होंने बल्कि कट कर दी। तो वो तो उसी दिन से खराब थे। अब ये समिट मंगवा रहे हैं, तो अब ये ताल्लुकात जो है और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। एसोसिएटेड प्रेस की आज न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक आज नॉर्दर्न अफगानिस्तान के अंदर एक रिलीजियस स्कूल है, उसके अंदर आज बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, और उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। ये जो मदरसा था अल जिहाद मदरसा एबक में, जो कि कैपिटल है समंगन जो प्रोविंस है उसके अंदर, और इंटीरियर मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन अब्दुल नफ़ी टकोर ने कहा है कि बहुत सारे बच्चे, इसके अलावा 10 स्टूडेंट की तो डेथ हुई है, बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए हैं, और इसमें ज़्यादातर जो हैं एथनिक उज़्बेक माइनॉरिटी के बच्चे हैं, और इस इलाके में वही रहते हैं। तो जो आज मीडिया दिखा रही थी, फुटेज दिखा रही थी, उसके अंदर डेड बॉडीज़ और ब्लड स्टेन्स और बहुत कुछ जो है वो ऐसा कि जो दिल दुखा देने वाला था, बच्चों की ऐसे बॉडीज़ कटी हुई। तो वो आज, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी तक वो किसी ने क्लेम नहीं की है, लेकिन इनका ख्याल है कि शायद जाहिर है कि कोई ऐसा आउटफिट है जो कि स्प्लिंटर ग्रुप को बिलोंग करता है। हिंदुस्तान के अंदर जी आज हिंदुस्तान का जो पंजाब है, उनके चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जो है, उनके आज रेजिडेंस के बाहर बहुत ज़्यादा फार्मर्स जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ था। और ये बड़ी अजीब बात है, अभी 1-2 दिन पहले ही भगवंत मान साहब ने कहा था कि अगर आपकी फार्मर्स को, कि अगर आपकी डिमांड्स नहीं मानी जा रही हैं तो आप रोड्स के ऊपर प्रोटेस्ट ना करें, आप ये जितने MLAs हैं उनके घरों के बाहर करें। तो लोगों ने ना सिर्फ MLAs के घरों के बाहर जो है प्रोटेस्ट किया, बल्कि भगवंत मान साहब के भी घर के बाहर किया, और उन्होंने कहा जी कि बेसिकली हम चाहते हैं कि पंजाब के अंदर हमारी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। अभी तक जो है वो सिर्फ $700 है अंडर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वो हमें जो है वो नहीं दी जा रही है, और वो भी नहीं दी जा रही है। अब सोचे, और 5 मरले के जो प्लॉट्स हमें कहे थे खासतौर पे दलित फार्मर्स को, तो वो भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो वो जब तक नहीं देंगे तो हमारा ये मोर्चा जो है वो जारी रहेगा। कांग्रेस के जो नए प्रेसिडेंट हैं मलिक अर्जुन खरगे, वो आजकल बड़ी न्यूज़ में है। कल भी हमने आपको उनकी खबर सुनाई थी कि उन्होंने मोदी जी को कहा था कि आपकी शक्ल ही लोग देखते रहें और कोई नहीं है आपके पास गुजरात में जो इलेक्शंस हो रहे हैं। आज मलिक अर्जुन खरगे साहब ने फिर से जो है कैंपेन रैली कर रहे थे गुजरात में, और उन्होंने फिर से आज मोदी जी के ऊपर बड़े निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा जी आप जो है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, और मैं तो गरीब से भी ज़्यादा गरीब हूँ, क्योंकि मैं तो अनटचेबल हूँ, क्योंकि ये दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो वो कहते हैं जी कि आप तो कहते हो मोदी जी कि मैं तो चाय बेचता था पॉलिटिक्स में आने से पहले, तो आपकी तो चाय कोई खरीदता होएगा, फिर भी आप कहते हो मैं गरीब हूँ, तो मेरे से तो कोई चाय भी खरीदने वाला नहीं है, और मुझे तो लोग हर वक्त ये कहते हैं तेरी हैसियत क्या है। तो आप जो ये टैक्टिक्स कर रहे हैं ना, ये सिंपैथी लेने के लिए, ये अब आपके टैक्टिक्स और चलेंगे नहीं कि मैं चाय वाला था या ये है वो है, मेरी तो कोई चाय भी नहीं खरीद रहा। तो लोगों को पता होना चाहिए कि कौन उनके लिए काम कर रहा है कौन नहीं, तो अब लोगों को आप फूल नहीं कर सकते। तो ये अपने टैक्टिक्स आप बंद कर दें। इसके अलावा जी दविंदर मुंत्रा कज़म जो है, उन्होंने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो आपके CA जो लाए थे आप, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये तमिल रेफ्यूजीज़ जो श्रीलंका के हैं उनको एक्सक्लूड करता है। हालांकि आपका मकसद ये था कि आप मुसलमानों को एक्सक्लूड करना चाहते थे, और आप कहते थे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी और क्रिश्चियंस आएंगे उनको हम ये सिटीजनशिप देंगे इंडिया की। लेकिन इनको आप जो है वो फेवर देने के लिए और मुसलमानों को एक्सक्लूड करने के लिए तमिल रेफ्यूजीज को आप कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें आप मुसलमानों को भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन मुल्कों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कुछ मुसलमान सेक्शंस जो हैं उनके साथ भी अगर बुरा सलूक किया जा रहा है, तो इंडिया को उनको भी वेलकम करना चाहिए। तो इस डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट को आप खत्म करें।
तो अब देखेंगे जी क्या होगा। पाकिस्तान में कोयटा के इलाके में जनाब आज सुसाइड बॉम्बिंग हुई और इसकी जिम्मेदारी जो है टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। 2 दिन पहले उन्होंने सीज फायर अपनी ख़त्म कर दी थी गवर्नमेंट के साथ, जो उन्होंने जून में बनाई थी। और आज इन्होंने जो पुलिस एक वैन है जो कि सिक्योरिटी पर्सनल को लेके जा रही थी टू गिव प्रोटेक्शन टू पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन वर्कर्स, उनके ऊपर की। तो ये इसमें से जो है एक पुलिस ऑफिसर की तो डेथ हुई और 2 जो है वो सिविलियंस की डेथ हुई, लेकिन जो उसमें वुंडेड हैं 24, उसमें से 20 जो है पुलिस वाले हैं, क्योंकि पुलिस वैन के ऊपर ही थी। तो अब इसका सारा अब जायज़ा लिया जा रहा था और बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी, बस वही बात होती है कि हम इनको सज़ा देंगे, पर वो सज़ा कब देंगे पता नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस अटैक को बड़ा कंडेम किया। आप भाई करते रहें कंडेम, आपने काम तो कोई करना नहीं है, वो अटैक करते रहेंगे। किधर है आपकी इंटेलिजेंस, किधर है आपके है। अमेरिका में एक ही हुआ था ना 9/11, उसके बाद नहीं हो सका ना, नहीं हो सका। लोगों ने आंखें खुल गई, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी इन प्लेस कर दी। आपके मुल्क में तो रोज़ ही ऐसे वाक़े होते हैं। रोज़ आप कहते हैं करार वाक़े ही सज़ा देंगे, फिर उसके बाद फिर अगले दिन हो जाता, फिर करार वाक़े ही सज़ा देंगे, फिर तीसरे दिन हो जाता है अटैक। तो वेयर आर योर एजेंसीज, वेयर आर योर सिस्टम्स, आर दे इन प्लेस एट ऑल और नॉट। तो बहरहाल जी ये आज फिर से कोयटा, और कोयटा में तो कब से हम कितनी खबरें सुनाते हैं, हर वक्त कोयटा में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। तो भाई आप क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस सो रही है तो निकालो इन सारों को, दूसरे लोगों को लेकर आओ जो सही तरह से जागे और अपना काम करें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है जी कि अब ये पाकिस्तान का पंजाब है, कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जो लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस होंगे वो अप्रैल 2023 में होंगे। इसके ऊपर आज बात करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि चूंकि जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने 2 दफ़ा जो है अपने लॉज चेंज किए हैं, उसकी वजह से ये जो डिमार्केशन था हमको कॉन्स्टिट्यूंसीज का 2 दफ़ा करना पड़ा है, उसकी वजह से ये इलेक्शन जो है पोस्टपोन किए गए थे। और जो है ये लोकल बॉडीज़ की जो टर्म थी वो तो वैसे एक्सपायर हो गई थी जनवरी 1 2022 को, लेकिन इन चेंजेस की वजह से इलेक्शंस नहीं लाए जा सके थे। तो अब ये जो है वो आएंगे अप्रैल 2023 में। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो है इस चीज़ का भेज दिया था नवंबर 16 को इस साल में। इमरान खान साहब जो हैं जी उन्होंने बड़ी होप की है। उन्होंने कहा जी कि ये जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं जो 2 नए अभी आए हैं, एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो कहते हैं जी मुझे लगता है कि ये काम आप सही करेंगे और जो मिलिट्री की जो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर वो रिएक्शन उनके खिलाफ हो गया, ट्रस्ट डेफिसिट को वो ख़त्म करेंगे। उन्होंने जिन्ना साहब को कोट करते हुए कहा कि उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कहा था कि आर्म्ड फोर्सेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लोगों के मुलाजिम हैं और वो नेशनल पॉलिसी नहीं बनाते हैं, सिविलियंस नेशनल पॉलिसी बनाते हैं। उनका जो काम है, जो उनको काम दिया गया है, जो इंटरेस्ट उनको किया गया, उनको वही करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान मिलिट्री वही काम करेगी। जिन्ना साहब कहें, जिन्ना साहब को भाई भूल गए लोग, क्या बात कर रहे हो आप, उनकी बातों पे चलते होते हैं तो मुल्क का ये हाल होता पैन, चलो रहने दो। अच्छा जनाब, आज एक बहुत मेजर जो है अनाउंसमेंट की है फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने। इसहाक डार साहब एक सेमिनार जो था वो एड्रेस कर रहे थे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन कराची। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान 5 ईयर्स में इंटरेस्ट फ्री होएगा। यहाँ पे जो लोग आए हुए थे, जो स्पीकर्स थे, उन्होंने कहा था जी कि अप्रैल में फेडरल शरिया कोर्ट जो थी उसने कहा था कि ये जो प्रिवेलिंग बैंकिंग सिस्टम है ये अगेंस्ट शरिया है और यहाँ पे जो लोन्स हैं अंडर इंटरेस्ट फ्री सिस्टम होने चाहिए। तो इसके ऊपर जो है कुछ बैंक्स बड़े नाराज़ हो गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल डाली थी और कहा था कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, हम इसके हक में नहीं हैं। आज इन्होंने इसहाक डार साहब ने कहा है कि नहीं, हमको शरिया की तरफ जाना चाहिए और इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग करनी चाहिए और हम अमेंड करेंगे लॉज को, तो ये 5 साल में हो सकेगा। तो इसके ऊपर लोग जो हैं आज कह रहे हैं। अच्छा देखेंगे, पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर सिंगर हैं जी हसन रहीम। आपको पता ही है कि ये स्पॉटिफी के अंदर रेडार आर्टिस्ट थे फ्रॉम पाकिस्तान और टाइम स्क्वायर में भी इनका जो है बहुत बड़ा सारा पोस्टर जो था चलता रहा बहुत दिन। आज अर्जुन कपूर साहब जो है इंडियन एक्टर, बड़े इनसे वो हो गए हैं इंस्पायर और अपनी इन्होंने जो एक अपलोड की है रील जिसमें कि देखा जा रहा है कि ये दिल्ली की सड़कों के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और इनका गाना उन्होंने लगाया हुआ है ऐसे कैसे। तो बड़ा इस गाने को जो है वो जैसे पंजाबी में कहते हैं परमा हंगारा मिल रहा है, पजीराई मिल रही है। अच्छा जी, इसी तरह जो नाजिया हसन है उनका आपको पता ही है कि गाना आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, ये एक दफ़ा जो था वो
इंडियन फिल्म जो थी जीनत अमान जिसमें थी, उनके ऊपर ये पिक्चराइज किया गया था और ये बड़ा ही उनका आइकॉनिक गाना था जो उसमें गाया था। अब एक नई फिल्म आ रही है आयुष्मान खुराना की, एंड हीरोज एक्शन, उसके अंदर ये गाना जो है मलाइका अरोरा के ऊपर लाया जा रहा है। तो लोग इसके ऊपर अब बड़े नाराज हो गए हैं, खासतौर पे हमारे अदनान सिद्दीकी साहब। वो कहते हैं कि रिक्रिएट करने के लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है। इतना बुरा ये बनाया कि नाजिया हसन अपनी ग्रेव में टर्न कर रही होगी। और इससे पहले ही आपको पता है कि इसके नीचे फिर से एक और ट्रेल शुरू हो गई है, क्योंकि लोग ऑलरेडी पाकिस्तान में बड़ा सड़े हुए हैं, क्योंकि इब्रारुल हक का जो गाना था नच पंजाबन, वो बगैर उनके पूछे जो अभी नई इंडियन फिल्म आई थी जुग जुग जियो, उसमें चोरी कर लिया था। इससे पहले जी उन्होंने करण जौहर साहब ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाई थी, उसमें नाजिया हसन का गाना डिस्को दीवाने चोरी कर लिया था। तो आज जनता फिर से भड़क गई और उन्होंने कहा जी ये हमारे गाने जो हैं ये चोरी करने बंद करो। ठीक है जी, ऐसे हुआ। अर्जुन कपूर साहब जो हैं आज वो बड़े गुस्से में थे, क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड है मलाइका अरोरा खान, उसके बारे में एक जर्नलिस्ट ने कहा है कि वो शायद प्रेग्नेंट हैं और इन दोनों का पहला बच्चा होने वाला है। तो इसने कहा कि ये गॉर्बेज न्यूज़ और ये फेक न्यूज़ देनी जो है तुम बंद करो, ये इट्स नॉट डन, और हाउ डेयर यू प्ले विद आवर पर्सनल लाइफ। तो इसलिए ये कहते हैं ये सब जर्नलिस्ट ऐसी फजूल बकवास, क्योंकि हम इनको करने देते हैं, ये बहुत ही अनएथिकल है और हमको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। गेम्स की खबरों में जी आज तो बड़े मजे के आज जो थे वो रहे मैचेस। टुनीजिया ने फ्रांस को, जो सुबह के मैचेस थे, टुनीजिया ने फ्रांस को 1-0 से हराया और जो ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को 1-0 से हराया। अच्छा, अब जो शाम के मैचेस थे उसमें सऊदी ने मैक्सिको को 2-0 से हराया। नहीं, सऊदी 0 था, मैक्सिको 2 था। 2-1 मैक्सिको बीट सऊदी अरेबिया 2-1। अच्छा, 2-1, ओके। और पोलैंड जो था वो हारा है अर्जेंटीना से 0-2 से। तो अब जनाब ये जो मैचेस हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं। और अब इसमें यानी खासतौर पे जो टुनीजिया है उसने जो आज हराया फ्रांस को, आपको पता ही है कि किसी जमाने में वर्ल्ड चैंपियन था फ्रांस। कल जो है क्रोएशिया एंड बेल्जियम का है, तो आप किसको पिक कर रही हैं? क्रोएशिया को। ओके। कनाडा और मोरक्को में? मोरक्को जो है वैसे अच्छी टीम है, मोरक्को। ओके। जापान एंड स्पेन में? स्पेन को आपने पिक किया है। एंड कोस्टारिका एंड जर्मनी? कोस्टारिका। हाँ जी। अच्छा जी, बस 2 हमारी खबरें रह गई, हम जल्दी से आपको बता दें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो कल से मैच शुरू होना था पिंडी में, टेस्ट जो शुरू होना था, वो अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि 14 जो मेंबर इंग्लिश टीम है उसमें से 8 लोग जो हैं उनको वायरस की वजह से वो बीमार हैं। हालांकि जो रूट ने कहा है कि मुझे लगता है कि 24 आवर्स में ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज जो 2 बोर्ड्स हैं, पीसीबी ने आज अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के जो मैनेजमेंट टीम है उसने कहा है कि ये प्लेयर्स जो हैं जब तक रिकवर नहीं करेंगे तो हम कल मैच नहीं कर सकेंगे। इसलिए फ्राइडे को ये मैच होएगा और 5 डे मैच होएगा। इसके अलावा जो सेकंड और थर्ड मैचेस, जो सेकंड मुल्तान में, थर्ड कराची में, वो अनअफेक्टेड रहेंगे और दिसंबर 9 से 13 एंड दिसंबर 17 से 21 रिस्पेक्टिवली ये होंगे। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट जी बाबर आजम साहब। उनका इंटरव्यू आज ले रहे थे नासिर हुसैन साहब, जो कि एक्स कैप्टन थे ब्रिटिश टीम के। वो कहते हैं जी कि मैं एबी डिविलियर्स से जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और उनकी शॉट्स देख देख के मैं जो है वैसे ही खेलने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो इंग्लैंड की टीम 17 साल के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में आई है, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू प्ले विद देम। और अपने वालिद साहब की भी बड़ी तारीफ़ की कि उनकी वजह से मैं इतना अच्छा क्रिकेटर बनाऊँ, क्योंकि वो मुझे लेके जाते थे और मुझे मॉनिटर करते थे। और जिस वक्त मैंने अंडर 19 टेस्ट में खेला, अंडर 19 में खेला था ऑस्ट्रेलिया में, उसी वक्त से मुझे पता चल गया था कि मैं पाकिस्तान की नेशनल टीम में आ सकता हूँ।